चैप्टर है 8। इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 17 फरवरी 1882। इसकी इनैक्टमेंट डेट है 17 फरवरी 1882 और इन्फोर्समेंट डेट है 1 जुलाई 1882। सबसे पहले इसके प्रियम्बल है। प्रियम्बल में बता रखा है कि अगर पार्टीज के द्वारा जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर से रिलेटेड अगर कोई भी लॉ आता है तो ये उसके पार्ट्स को क्या करता है, डिफाइन करता है, अमेंडमेंट की बात करता है। अब इसमें चैप्टर 1 है, वो बताता है शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल होगा इसका द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। कमेंसमेंट है इसका कि ये 1 जुलाई 1882 को लागू हो गया था पूरे भारत में। इसका एक्सटेंड कहाँ कहाँ तक है, ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है, पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है, लेकिन उन क्षेत्रों को, ऐसे एरिया को जो 1 नवंबर 1956 से पहले क्या हुए थे, मुंबई, पंजाब और दिल्ली में जो ऐड कर दिए गए थे, उन पर लागू नहीं होता है। 1 नवंबर 1956 को ऐसे स्टेट जो मुंबई, पंजाब और दिल्ली के अंदर जो थे, जिनको ऐड कर दिया गया था, तो ये उन पर एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन जारी करके बोल सकती है कि ये वहां पर भी एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 2 इसका रिपील्ड हो गया है। अब आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे डेफिनेशन पूछी जाती है। इसमें डेफिनेशन बताई गई है। फर्स्ट नंबर पे बता रखी है इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं, जो अर्थ से अटैच होती हैं। यहाँ पे कहा गया है डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, मतलब कि इसमें जो खड़ी फसलें वगैरह आती हैं, ग्रोविंग क्रॉप्स वगैरह आती है, घास आती है, वो नहीं आएगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो अर्थ से अटैच होती है। स्टैंडिंग टिम्बर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे कि अगर पेड़ हुए काटने वाले, फल हुए, ये सब चीजें आ गई हैं। फिर आता है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट बता रखा है कि क्या है। इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। टेस्टामेंट्री होता है कि जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जो है, जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जो होता है जैसे कोई मर जाता है, उसकी विल है, तो जब तक वो जिंदा है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। जैसे ही मर जाता है तो वो दूसरे पर्सन के फेवर में चली जाएगी। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्रॉपर्टी का रिटर्न में ट्रांसफर होता है। जैसे कि अगर किसी लिविंग पर्सन को जो है वो प्रॉपर्टी जा रही है उसके हक में, तो इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, सारी चीजें लिखी होती है कि ये किसके फेवर में जा रही है। नेक्स्ट आता है अटेस्टेड। एक प्रॉपर्टी को दो तरह से ट्रांसफर किया जाता है, एक तो किया जाता है ओरली और एक किया जाता है रिटर्न में। ओरली में क्या होता है, डिलीवरी ऑफ पोजीशन होता है, लेकिन जब हम रिटर्न में किसी को ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे दो विटनेस की जरूरत होती है। और विटनेस कैसे होने चाहिए, जो कि साउंड माइंड के होते हैं और मेजर हैं। वहां पे क्या किया जाएगा, या तो वो थंब इम्प्रेशन लगा सकते हैं, अंगूठे लगा सकते हैं, या फिर साइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है दूसरे पर्सन को, तो वहां पे दो विटनेस होना जरूरी होता है ताकि वो उसको अटेस्टेड कर सके। नेक्स्ट बता रखा है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड बता रखा है कि जो ऑफिशियली रिकॉर्डेड होते हैं। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में जिसको क्या माना गया है, रजिस्टर्ड माना गया है। जैसे कि अगर कोई भी पर्सन है वो सेल डीड करता है, गिफ्ट डीड करता है, तो उसको क्या करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। नेक्स्ट आता है अटैच टू द अर्थ।
अटैच टू द अर्थ में बताया गया है कि ऐसी चीजें जो कि जमीन से जुड़ी होती हैं, जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो जमीन से जुड़ी होती हैं। जो बिल्डिंग होती है उसकी जो दीवारें होती हैं वो अर्थ से अटैच होती हैं। और कोई भी ऐसी जो परमानेंट चीज होती है जो बेनिफिशियल के लिए होती है लेकिन वो अटैच होती है, तो उन सबको कहेंगे अटैच। नेक्स्ट आता है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये होता है रिकवरी सूट। क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी रिकवरी के लिए जो है कोर्ट जाते हैं, एक्शन ले सकते हैं किसी जहां पे प्रॉपर्टी को गिरवी रखा जाता है वहां पे। जैसे मान लीजिए किसी ने मूवेबल प्रॉपर्टी को जो है वो गिरवी रख दिया और पैसा किसी को उधार दे दिया सिक्योरिटी के लिए, तो वहां पे जो है कोर्ट जा सकते हैं कि ये हमारा पैसा नहीं दे रहा है। जैसे कि ए को बी को 1000 रुपए देना है, तो ये बी का क्या होगा, एक्शनेबल क्लेम होगा। दूसरा इलिस्ट्रेशन है, ए को बी से 1000 रुपए जो था उसने उधार लिया और मॉर्गेज रखा अपना घर, तो यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम नहीं होगा। एक्शनेबल क्लेम में क्या बताया गया है कि जहां पे उधार होता है वहां पे हम रिकवरी सूट डाल रहे हैं। जैसे किसी पर्सन ने आपसे कहा कि आप मुझे जो है 10,000 रुपए दे दीजिए, आपने 10,000 रुपए दे दिए, अब बाद में आप उसे मांगते हैं वो नहीं देता, तो उसे कहते हैं एक्शनेबल क्लेम। ये मूवेबल प्रॉपर्टी का बता रखा है। नेक्स्ट आता है नोटिस। नोटिस का मतलब होता है जैसे कि जानकारी होना, किसी चीज की जानकारी होना। नोटिस कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक तो होता है एक्चुअल नोटिस और दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एक्चुअल नोटिस और एक्सप्रेस नोटिस में क्या होता है, जहां पे डायरेक्ट नॉलेज होती है जिसको प्रूफ करना नहीं पड़ता, तो उसे कहते हैं कि यहाँ पे जो है एक्चुअल या फिर एक्सप्रेस नोटिस है। दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। आपको कोर्ट जो है वो मानकर चलेगी कि आपको जो है पहले से ही सूचना है। जैसे कि मकान की अगर कोई रजिस्ट्री कराता है पर आपको सब पता है, बाद में पता चलता है कि आप कहते हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, तो कोर्ट ये प्रेज्यूम करके चलेगी कि आपको सब पता था, उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसमें एक केस है प्लम वर्सेस फ्लॉयड, ये केस भी पूछा जाता है। इसमें कहा गया था कि जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है वो खुद में एक एविडेंस होता है नोटिस का, और जितने भी सर्कमस्टांसेस होती हैं उन्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 4। सेक्शन 3 में सिर्फ यही डेफिनेशन बताई है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, इंस्ट्रूमेंट की, अटेस्टेड की, रजिस्टर्ड की, अटैच टू द अर्थ, एक्शनेबल क्लेम और नोटिस। नेक्स्ट है सेक्शन 4। सेक्शन 4 जो है वो बताता है इनेक्टमेंट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट टू बी टेकन एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सप्लीमेंटेड टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो ये जो एक्ट है इसके जितने भी चैप्टर्स हैं, उनके जो भी सेक्शन है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उससे रिलेटेड मानी जाएंगी। अब आता है चैप्टर 2 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 5, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड। मतलब कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो होती है उसको डिफाइन कर रखा है। क्या होता है कि जब कोई लिविंग पर्सन जो होता है वो एक या एक से ज्यादा पर्सन को उसके फेवर में जो है वो ट्रांसफर कर देता है, तो उसे कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। मान लीजिए एक पर्सन है, उसके पास प्रॉपर्टी है, तो वो क्या कर रहा है, दूसरे पर्सन को जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, उसे कहेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि वो दोनों पर्सन जीवित होने चाहिए, लिविंग होने चाहिए। और पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होता है लिविंग पर्सन में, एसोसिएशन ऑफ बॉडी भी होती है, कंपनी भी होती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकती है, इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकता है। इसमें कहा गया था कि ट्रांसफर की जो डेफिनेशन है उसमें बंटवारा नहीं आता है, यानी कि पार्टीशन जो है वो ट्रांसफर में इंक्लूड नहीं किया जाता।
अगर किसी फैमिली का आपस में सेटलमेंट हो रहा है तो उसे जो है ट्रांसफर और प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये बात कही गई थी अरालप्पा व अदर वर्सेस जगन्नाथ में। उसमें कहा गया था कि जो बंटवारा होता है वो कोई ट्रांसफर नहीं होता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है व्हाट मे बी ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर किया जा सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो साथ में जो नीचे लिख रखे हैं ए से लेकर जो है आई तक एक्सेप्शन लिख रखे हैं, 6 में बताया तो ये गया है कि क्या ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन हम जो अंदर पढ़ेंगे उसमें ये बताया गया है कि क्या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो ए से लेकर आई तक जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक्सेप्शन है। फर्स्ट नंबर पे आता है चांस स्पेस सक्सेशन, मतलब कि अगर कोई अपना जो है वारिस उत्तराधिकारी जो है वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए एक पर्सन कहता है कि मेरी चाची के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और उनकी कोई भी जो है संतान नहीं है, उनके कोई भी बेबी नहीं है, तो मेरे पास चांस है कि वो प्रॉपर्टी मुझे मिल सकती है। तो वहां पे क्या है, एक चांस है स्पेस सक्सेशन का कि वो उत्तराधिकारी बन सकता है। तो जहां पे ऐसी बात आएगी, चांस स्पेस सक्सेशन की बात आएगी, तो वहां पर जो है ट्रांसफर नहीं हो सकता। एक पर्सन ये कहता है कि अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, अपनी बाइक ट्रांसफर कर दूंगा। अभी उसकी लगी तो नहीं है ना, चांस है सिर्फ। तो जहां पे जो चांस होता है वहां पे उसको जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते। बी में बताया गया है राइट ऑफ री एंट्री। जैसे मान लीजिए लीज पर कोई लैंड देता है, इस तरह की कंडीशन लगा देता है कि मेरे पास अधिकार होगा कि मैं इसको कंस्ट्रक्शन पर या अपनी प्रॉपर्टी पर री एंटर करूं। तो यहाँ पे कहा गया है कि दूसरा पर्सन जो है वो री एंटर अगर करता है तो उसको ट्रांसफर नहीं कहा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन जो है उसने क्या करा है, अपना घर जो है वो किसी को किराए पर दे दिया। जब उसने किराए पर जो अपना मकान दे दिया तो वो पर्सन क्या कर सकता है, जिसको किराए पर दिया है वो आगे उसको क्या कर सकता है, बेच नहीं सकता या फिर उसकी ओनरशिप नहीं ले सकता। तो ऐसी चीजों को भी जो है वो ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। थर्ड बता रखा है ईजमेंट, राइट ऑफ वे, लाइट, वाटर ट्रांसफर। इसमें कहा गया है कि आप क्या कर सकते हैं, ईजमेंट की जितने भी चीजें होती हैं, जैसे लाइट हो गया, वाटर हो गया, वे हो गया, आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे कि एक पर्सन कहता है कि मेरे घर की जो ये लाइट है मैं क्या करता हूँ, मैं तुमको ये ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो ऐसी चीजें जो है ईजमेंट वाली वो भी ट्रांसफर नहीं होंगी। डी में बता रखा है रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। अगर कोई इंटरेस्ट हमने एंजॉयमेंट के लिए दिया तो वहां पे उसको ट्रांसफर नहीं कहा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने एक मुतवल्ली बनाया वक्फ के लिए, तो हम क्या करेंगे, मुतवल्ली बना रहे हैं लेकिन हमने क्या करा है, सिर्फ एक इंटरेस्ट के लिए किया है। मुतवल्ली को तो हम हटा भी सकते हैं, तो हम उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसे भी ट्रांसफर नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट है डबल डी, मेंटेनेंस। जो फ्यूचर मेंटेनेंस होता है उसको भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जैसे कि मान लीजिए हस्बैंड पे ये लाइबिलिटी बंदी है कि हस्बैंड जो है वो वाइफ को 10,000 रुपए देगा। अब हस्बैंड क्या है, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो ये नहीं बोल सकता कि मैं नहीं दे रहा हूं, आगे मेरा भाई देगा। नेक्स्ट बता रखा है ई, मेयर राइट टू सू। इसमें कहा गया है कि अगर आपके पास कोई ऐसा राइट है जो मेयर का है, अधिकार बन रहा है, जैसे टॉर्ट का हो गया, डैमेज का हो गया, तो उसको क्या है, ट्रांसफर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक पर्सन है, वो दूसरे पर्सन पे जो है उसके लिए बहुत गलत गलत बातें बोलता है और न्यूज़पेपर में उसके लिए कुछ पब्लिश कर देता है। तो यहाँ पे जिस पर्सन के लिए उसने गलत बातें बोली हैं या पब्लिश किया है, सिर्फ उसी के पास राइट है कि वो सूट फाइल कर सकता है। वो ऐसा नहीं है कि वो अपने भाई से कहेगा या दोस्त से कहेगा या किसी थर्ड पर्सन से कहेगा जाओ तुम मेरे बदले में जो है केस लड़ाओ। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो सूट करने का जो राइट होता है उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ये भी नॉन ट्रांसफरेबल होता है। एफ में बता रखा है पब्लिक ऑफिसर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अगर किसी को कोई गवर्नमेंट जॉब मिली है, पब्लिक ऑफिस है किसी के पास, तो उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए एक पर्सन की गवर्नमेंट जॉब है, अब वो 10 साल बाद बोल रहा है, कह रहा मेरा मन भर गया, अब मैं अपने बेटे को देना चाहता हूँ, तो वहां पे वो ऐसे नहीं दे सकता।
वो बात अलग है कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली में किसी के पास जो है वो जॉब आ जाएगी, लेकिन क्या है, पब्लिक ऑफिसर जो भी होते हैं, पब्लिक ऑफिस उसको भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जितनी भी पेंशन्स वगैरह होती हैं जो आर्मी में होते हैं और सिविल उसमें होते हैं, जितने भी पर्सन, जी में बता रखा है कि मिलिट्री वाले होते हैं, नेवल ऑफिसर होते हैं, इनको जो भी पेंशन मिलती है गवर्नमेंट से उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उन्हीं के नाम से आएगी। एच में बता रखा है नेचर ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें बता रखा है 3 तरह को फॉरबिड करता है, 3 चीजों को फॉरबिड करता है। ऐसी चीज ट्रांसफर करना चाहते हैं जो कि जैसे एयर है, लाइट है, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे नेचर की जितनी भी चीजें हैं आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे कोई पर्सन बोल रहा है सूरज की लाइट तो सबसे पहले मेरे घर में आती है, मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, तो वो ऐसी चीजों को ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो तो नेचुरली है ही। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कंसिडरेशन है, अनलॉफुल है, तो उसको भी जो है ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो डिस्क्वालिफाइड है, एक्शनेबल क्लेम जो है वहां पे भी ट्रांसफर नहीं होगा। आई में बता रखा है अनट्रांसफरेबल, जो रिवेन्यू डिफॉल्ट में होता है उसको भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। अब आता है सेक्शन 7, पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। कौन पर्सन जो है वो कॉम्पिटेंट होता है ट्रांसफर करने के लिए। तो जैसे हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि कोई पर्सन कब ट्रांसफर करने के लिए कॉम्पिटेंट होता है, वो मेजर होना चाहिए और 18 साल उसकी जो एज है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो सेम यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा कि हर पर्सन जो है वो कॉम्पिटेंट होता है ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन वो पर्सन नहीं होगा जो कि 18 साल से कम का होगा या फिर जिसको अब्सोल्युटली कंडीशंस लगा रखी हैं। जैसे मान लीजिए एक 17 साल का बच्चा है, वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है, वो नहीं कर सकता, क्योंकि हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी ये पढ़ रखा है कि कैसा होना चाहिए, एज ऑफ मेजोरिटी क्या बता रखी है, 18। जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है वो साउंड माइंड का होना चाहिए और डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए उसके अंदर कोई भी। 8 में बता रखा है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर, उसका क्या इफेक्ट रहेगा ये बता रखा है। जब ट्रांसफर होता है तो जितने भी लीगल इंसिडेंट्स होते हैं, ट्रांसफर मीन्स मतलब जैसे ईजमेंट है, तो वो सब भी ट्रांसफर हो जाते हैं। जो इंटरेस्ट जो लीगल है, जहां प्रॉपर्टी लैंड है, आने जाने का रास्ता है, तो वहां पे जो जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने अपना तालाब जो है दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया कि मैं इसके नाम कर रहा हूँ, तो वो जब तालाब उसका हो गया है तो उसका पूरा राइट है कि वो उसमें से मछली पकड़े या फिर उसका पानी निकाले या कुछ भी करे, तो सारे राइट्स चले जाएंगे। सेक्शन 9 में बता रखा है ओरल ट्रांसफर, जहां पे ओरली ट्रांसफर किया जाता है। तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो ओरल ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है कि जिसकी कीमत जो है वो 100 रुपए से ज्यादा होती है वहां रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। अगर 100 रुपए से कम है तो आप ओरली ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें एक केस था अनिका बी वर्सेस अनीस अहमद सिद्दीकी। इसमें बताया गया था कि अगर मान लीजिए आपने ओरल ट्रांसफर कर दिया है, खाली एक क्या करा, किसी ने पेपर पे लिख के दे दिया कि मैंने आपको अपना घर ट्रांसफर किया, तो कोर्ट ने ये कहा था कि जो वो पेपर है तो वो 30 साल पुराना होना चाहिए कम से कम, तब उसको एडमिट कर लिया जाएगा कि ये जो है ये ट्रांसफर वैलिड है। तो यहाँ पे 30 साल की कंडीशन बता रखी है कि कम से कम 30 साल पुराना होना चाहिए। 10th में बता रखा है कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलियनेशन, ऐसी कोई शर्त जो रोक रही है, मतलब जहां पे कंडीशन लगा दी है। जैसे कोई प्रॉपर्टी कर रहा है लेकिन उसने कंडीशन लगा दी है, अगर कोई ऐसी कंडीशन लगा दी है तो वहां पे जो ट्रांसफर होता है वो वॉइड होगा। जैसे ए ने बी को ट्रांसफर किया और बोला बी को कि लाइफ में कभी ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, तो वो वॉइड होगा। जैसे कि ए पर्सन जो है वो बी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन उससे बोल रहा है कि तुम अपने जीते जी इस प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर नहीं करोगे, तो उसने क्या कर दिया है, एक रिस्ट्रेंट लगा दिया है, कंडीशन लगा दी है, तो वहां पे वो वॉइड होगा। 11 में बता रखा है रेस्ट्रिक्शन रेपुग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। इसमें है कि जैसे कोई पर्सन क्या कहता है कि कोई पर्सन जो है वो अपना घर बेच रहा है, तो जैसे उसमें बहुत सारी अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा देता है। जैसे कोई पर्सन किसी को अपना घर बेच रहा है तो बोल रहा है कि तुम इसके घर के दरवाजे नहीं खोलोगे, तुम इसके घर की जो है खिड़की नहीं खोलोगे,
तुम ये पानी नहीं पियोगे, तुम ये वॉशरूम में नहीं जाओगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो उसके इंटरेस्ट में जो चीजें होनी चाहिए थी वो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। तो ये जितने भी रेस्ट्रिक्शन है इन्हें वॉइड माना जाएगा। ए एब्सोल्यूट दान में देता है अगर बी को, और देने के बाद में क्या कंडीशंस लगा देता है कि तुम नहीं रहे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये वॉइड होगा। अगर कोई इंजॉयमेंट को करने के लिए वहां पे कोई कंडीशन लगा देता है तो ऐसा ट्रांसफर भी वॉइड होगा। जैसे कोई बोल रहा है कि तुम अपने पीछे का घर का दरवाजा नहीं खोलोगे, तुम अपने घर का दरवाजा बंद रखोगे, खिड़कियां हमेशा बंद रखोगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। जैसे मान लीजिए मेरा एक घर है, इसको मैं क्या करती हूँ, लैंड को मैंने बेच दिया जो घर से जुड़ा था, तो उसके साथ कंडीशन लगा दी कि देखो ये जो मेरी विंडो बनी हुई है तुम इस तरह अपनी विंडो नहीं खोलोगे। तो यहाँ पे जो ऐसा जो कंडीशंस होगी वो वैलिड होगी। तो ये इसका एक्सेप्शन भी होता है। फिर आता है 12th, कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटरमाइनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलियनेशन। इसमें बता रखा है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने पर जो इंसॉल्वेंसी हो रहा है, मतलब जिस पर्सन को जो है ट्रांसफर कर रहे हैं लेकिन वो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जिन पेपर से ट्रांसफर की वहां पे शर्त डाल दी है कि अगर ये इंसॉल्वेंट हो जाता है तो इंटरेस्ट जो है इससे छिन जाएगा, तो वहां पे भी क्या होगा, वॉइड होगा। जो लिमिटेशन जो होगी ऐसी वो क्या होगी, वॉइड होगी। लेकिन उस पर नहीं चलेगी जहां पे बेनिफिट होगा। 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। जैसे प्रॉपर्टी जो है वो अनबॉर्न पर्सन को होगी या नहीं, मतलब जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, तो उसके इंटरेस्ट में जो है प्रॉपर्टी जा सकती है या नहीं। तो इसमें कहा गया है कि पहले प्रायर इंटरेस्ट कराना होगा, उस बच्चे को एब्सोल्यूट नहीं जाएगी। कोई क्लॉज ऐसा नहीं होगा जब तक पूरा इंटरेस्ट ना हो जाए। जैसे ए ने ट्रांसफर की बी को, ए को जिससे शादी करेगा तो क्या होगा, ये प्रॉपर्टी उसके पास चली जाएगी। ए के मरने के बाद में जो बड़ा बेटा है उसके पास चली जाएगी। तो अभी बड़ा बेटा उसका पैदा ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ऐसा क्या मान लिया जाएगा, वॉइड मान लिया जाएगा। डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होगा। अगर किसी बच्चे को कर रहे हैं जो पैदा हो गया है तो वहां पे डायरेक्ट नहीं होगा, उसके लिए एक ट्रस्टी बनाया जाएगा कि जब तक वो बच्चा 18 साल का पूरा नहीं हो जाता है तब तक क्या होगा, जो ट्रस्टी है उसके पास प्रॉपर्टी रहेगी। 14 में बताया गया है रूल्स अगेन परपेचुटी। परपेचुटी का मतलब होता है कि कंटिन्यू चलना, जहां पे जो होता है कोई लिमिट नहीं होती है, सिर्फ चलता रहता है। प्रॉपर्टी जो होती है वो ट्रांसफर नहीं होगी, मतलब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे ए के बाद बी के पास चली जाएगी प्रॉपर्टी, बी के बाद सी के पास चली जाएगी, सी के पास डी के पास चली जाएगी, इस तरह से जहां पे जो है एक चैन बन जाती है और एक से दूसरे के पास जाती रहती है, तो उसे कहते हैं अनएंडिंग ट्रांजैक्शन, परपेचुटी को कहते हैं। लेकिन इसमें मैक्सिमम पीरियड बता रखा है कि 18 साल तक ही हो सकता है ऐसा। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि अगर पब्लिक के बेनिफिट के लिए है तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं ट्रांसफर पर। 15 बता रखा है ट्रांसफर टू अ क्लास सम ऑफ वूम कम अंडर सेक्शन 13 एंड 14। अगर ट्रांसफर हो रही है प्रॉपर्टी क्लास ऑफ पर्सन के लिए, जैसे चिल्ड्रन के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, नेफ्यू के लिए, ए ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी बी को, बी बेटा है अपनी अनबॉर्न ग्रैंड चिल्ड्रन में, ये जो रेस्ट्रिक्शन लगा देता है कि फीमेल चाइल्ड का लाइफ इंटरेस्ट होगा। बी की डेथ के बाद उसके 3 बेटे होते हैं, एक बेटी और डॉटर का जो इंटरेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, वो वहां पे फेल हो जाएगा। तो जो सेक्शन 13 और 14 में जितने भी रूल्स दिए गए हैं, अगर उसमें वो फेल हो जाएंगे तो उसे पूरा नहीं माना जाएगा। 16 में बता रखा है ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। सेक्शन 13-14 अगर जो रूल दिए गए हैं उनका जो वायलेशन की वजह से एक स्पेसिफिक ट्रांसफर फेल हो जाता है, जैसे कि बोला गया कि ये इसके बाद इसके पास जाएगी, इसके बाद इसके पास जाएगी, लेकिन वहां पे क्या होता है, वो उनका जो ट्रांजैक्शन है वो एक तरह से फेल हो रहा है,
तो जो स्पेसिफिक ट्रांसफर होगा वो इफेक्ट में आना था, लेकिन अगर वो फेल हो जाएगा तो उसके बारे में बता रखा है। जैसे ए ने ट्रांसफर की प्रॉपर्टी बी को पूरी जिंदगी के लिए, बी के मरने के बाद जब उसके बड़े बेटे के पास जाएगी 25 साल की जिसकी एज है, तो अगर उसने एज जो है अटेंड कर ली है तो उसके पास चली जाएगी। तो ये सेक्शन 14 का वॉलेशन हो जाएगा। अगर बी का कोई बेटा नहीं होता तो प्रॉपर्टी सी को जाएगी, पर प्रॉपर्टी सी को नहीं जाएगी क्योंकि वहां पे एज जो है, अगर ये कंडीशन लगा दी जाए कि अगर ये 25 साल का हो जाएगा तो तभी जो है इसको मिलेगी। अगर उसका बेटा 25 साल का नहीं होता, उससे पहले खत्म हो जाता है, तो वहां पे इंटरेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। 17 है डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन 17 जो है ये 11 का एक्सेप्शन है। एक्यूमुलेशन मीन्स होता है कलेक्ट करना इनकम, जहां पे ट्रांसफरर जो है वो ट्रांसफरी को कहेगा कि प्रॉपर्टी से जो भी इनकम मिलेगी उसको स्पेंड नहीं करना, वहां पे इकट्ठा करना है। तो उसे कहेंगे खुद ट्रांसफर के लिए इनकम देना। जैसे कि एक पर्सन क्या कर रहा है, दूसरे पर्सन को अपना घर दे रहा है और बोल रहा है कि तुम एक कमरा ले लो, लेकिन जो बाकी कमरों का जो रेंट आएगा उसको मैं खुद रखूंगा, उसकी इनकम को मैं खुद रखूंगा। तो वहां पे वो क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है इनकम। यहाँ पे ये लिमिट लगाता है लाइफ ऑफ द ट्रांसफर, मतलब जब तक वो जीवित है तब तक के लिए वो क्या लगाता है, कंडीशन लगा देता है। जैसे कि कोई एज जो है वो डिसाइड कर देगा कि इतनी एज तक ये आपके पास रहेगी, उसके बाद क्या ये फिर वापस मेरे पास आ जाएगी। सेक्शन 18 है ट्रांसफर इन परपेचुटी फॉर पब्लिक बेनिफिट ऑफ पब्लिक। यहाँ पे पब्लिक के बेनिफिट के लिए बात हो रही है। जो रेस्ट्रिक्शन पढ़े थे हमने सेक्शन 14 में, 16 में, 17 में, तो ये अप्लाई नहीं होंगे पब्लिक बेनिफिट के लिए। प्रॉपर्टी का अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो अनएंडिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी यूनिवर्सिटी को प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो हम वहां पे क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। अगर हम किसी रिलीजन पर्पस के लिए, मंदिर के, मस्जिद के लिए जो है प्रॉपर्टी दे रहे हैं सेक्शन 14 में, 16 में, 17 में, तो वहां पे क्या है, पब्लिक बेनिफिट के लिए हो रही है, तो वहां पे क्या हो सकता है, अनएंडिंग हो सकता है। क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि 18 साल तक ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि अगर पब्लिक बेनिफिट के लिए होगा तो वो पूरी जिंदगी हो सकता है। सेक्शन 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड का मतलब क्या होता है, जहां पे सर्टेन होता है, मतलब होना ही होगा, निश्चित होता है। यहाँ पे जैसे ए क्या करता है, ए बी सी, ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी को और शर्त रखी कि तुम्हारे मरने के बाद में ये प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी। तो यहाँ पे निश्चित है, सी का मरना तो निश्चित ही है। तो सी को जो है, जब सी मर जाए, मतलब सी मर जाएगा तो ये प्रॉपर्टी जो है वो बी के पास चली जाएगी। लेकिन मान लो अगर बी उससे पहले मर जाता है, तब क्या होगा, तो जो उसके जितने भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके पास चली जाएगी। जैसे कोई पर्सन कहता है कि आज जो है दिन के 12 बजेंगे तो मैं ये तुम्हें दे दूंगा। अब दिन के 12 बजने तो निश्चित ही है ना, वहां पे सर्टेन है। तो यहाँ पे ऐसा जो होता है वेस्टेड इंटरेस्ट क्या मान लिया जाता है, सर्टेन, जहां पे निश्चित ही होता है। अगर कोई बेबी जो है वो पैदा नहीं हुआ, माँ के वूम में है, जैसे ही वो पैदा होगा तो उस प्रॉपर्टी में उसका वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाएगा। जैसे एक पर्सन कह रहा है कि अगर मेरा कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है तो ये मैं प्रॉपर्टी उसको दे दूंगा। तो अभी वो पैदा नहीं हुआ है तब तक उसके पास नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही वो आज हो जाएगा तब क्या होगा, वो प्रॉपर्टी उसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट चला जाएगा। ए ने प्रॉपर्टी बी को दी और बोला सी के पास जाएगी जब वो 18 साल का हो जाएगा, तो सी की प्रॉपर्टी जो है वो सी के पास चली जाएगी, क्योंकि वहां पे उसका क्या है, 18 साल का होना निश्चित है। तो जहां पे जो कंडीशन होती है वो होगी ही होगी, वहां पे कहा जाता है वेस्टेड इंटरेस्ट। और जहां पर कंडीशन जो है मतलब ऐसी होती है कि हो भी सकती है और नहीं भी, तो उसे कहा जाता है कंटिंजेंट इंटरेस्ट। वो बता रखा है सेक्शन 21 में। अब आता है सेक्शन 20। सेक्शन 20 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अनबॉर्न पर्सन को बताता है। इसमें कहा गया है कि जो अनबॉर्न पर्सन है उसके बेनिफिट के लिए अगर कोई ट्रांसफर किया जा रहा है तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो प्राप्त करता है या नहीं। तो जो हमने सेक्शन 13 में पढ़ा था, तो सेक्शन 13 जहां पे अपनी बात कंप्लीट करता है, उसके आगे से सेक्शन 20 बताता है।
ये कहता है कि व्हेन अनबॉर्न पर्सन, जहाँ पे जो बेबी है वो अभी पैदा नहीं हुआ है, तो जैसे ही वो पैदा हो जाएगा तो वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो प्राप्त कर लेगा। 21 आता है कंटिजेंट इंटरेस्ट, समाहित हित। इसमें बता रखा है कि जहां पे अनसर्टेन होता है फ्यूचर इवेंट में, जैसे एक पर्सन क्या कहता है अगर मेरे घर पे जो है लड़का हुआ तो मैं उसको उसके नाम ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन क्या होता है लड़की हो जाती है, वहां पे सर्टेन तो नहीं है ना कि सिर्फ लड़का ही होगा। तो जहां पे जो है अनसर्टेन होता है, फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हुए अगर कोई कहता है कि 18 साल बाद जो है ये इसको मिल जाएगी, लेकिन अगर वो पहले मर जाता है तो कंटिजेंट इंटरेस्ट जो है वो प्रॉपर्टी क्या होगी, वो कंटिजेंट इंटरेस्ट कहलाएगी। तो इसमें जो बात कही गई है वो इंटेंशन की बात कही गई है कि जहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे एक कंडीशन लगा दी जाती है, एक शर्त लगा दी जाती है कि अगर ये शर्त पूरी हो जाएगी तो वो जो है वो इंटरेस्ट उसके पास चला जाएगा, तो उसे कहते हैं कंटिजेंट इंटरेस्ट। 22 भी बहुत बार आ चुका है। 22 में बता रखा है ट्रांसफर टू मेंबर ऑफ अ क्लास हु अटेंड अ पर्टिकुलर एज। अगर कोई क्लास के 4 बच्चे हैं, एज की एक कंडीशन लगा दी जाती है, जब वो एक पर्टिकुलर एज जो है वो अटेंड कर लेंगे तो उनके पास इंटरेस्ट चला जाएगा। जैसे मान लो ABCD 4 बच्चे हैं, अब यहाँ पे वो कंडीशन लगाते हैं कि जब ये 18 साल के हो जाएंगे तो इनके पास जो है ये इंटरेस्ट चला जाएगा, ये प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो ए जो है वो अभी 10 साल का है, बी 15 साल का है, सी 17 साल का है, डी 18 साल का। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, डी के पास जाएगी, क्योंकि जहां पे एज का रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है तो जो एज जो जिसके पास जिसकी एज हो जाएगी सबसे पहले उसको मिल जाएगी। नेक्स्ट है 23। 23 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर पर शर्त लगा दी जाती है। ट्रांसफर कंटिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ अनस्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट। तो यहाँ पे जो है एक तरह से स्पेसिफाइड कर दिया है कि अनसर्टेन इवेंट अगर ये होगा तो, जैसे एक पर्सन बोलता है दूसरे पर्सन को बोलता है कि अगर वो क्या करता है रेस जीत जाता है 100 मीटर की तो मैं उसको अपनी साइकिल दे दूंगा। तो अभी यहाँ पे क्या है, वो अनसर्टेन है, हो सकता है वो नहीं भी जीते, कोई और जीत जाए। तो जहां पे कंडीशन ऐसी होती है जो कि अनहैपनिंग होती है। जैसे 3 पर्सन है ABC, ए के पास एक प्रॉपर्टी थी, उसने बी का लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया और कंडीशन लगा दी कि बी के मरने के बाद वो सी के पास जाएगी। तो वहां पे जो है वो एक कंडीशन और लगा रहा है कि अगर वो क्या करेगा, अगर वो 100 किलोमीटर जो है वो साइकिल से चला जाएगा तो ये प्रॉपर्टी उसके पास चली जाएगी। तो यहाँ पे अनसर्टेन है, हो भी सकता है वो कंडीशन पूरी कर दे और नहीं भी हो सकता ना भी करे। 24 में बताया रखा है ट्रांसफर टू सच ऑफ सर्टेन पर्सन एज सर्वाइव एट सम पीरियड नॉट स्पेसिफाइड। मतलब ट्रांसफर हो रहा है कुछ पीरियड के लिए स्पेसिफाई किया है। जैसे ए के पास प्रॉपर्टी है, बी का लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है और कहता है बी के मरने के बाद सी के पास जाएगी और डी के पास चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो इक्वल शेयर बांट रहा है। बी के मरने से पहले अगर डी मर जाता है तो वहां पे क्या होगा, जो उसके जो जितने भी हेयर्स होंगे वो प्रॉपर्टी उनके पास चली जाएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 25, कंडीशनल ट्रांसफर। कंडीशनल ट्रांसफर में भी सेम है कि कंडीशन लगा देते हैं। ऐसा कोई भी ट्रांसफर जो पब्लिक के अगेंस्ट हो रहा होगा तो वो क्या होगा, वॉइड होगा। ऐसी कंडीशन रख दी जो कि इम्पॉसिबल है तो वो क्या होगी, वॉइड होगी या फिर फॉरबिडन बाय लॉ होगी। जैसे एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना घर ट्रांसफर करता है, वो कहता है कि अगर इंडिया जो है वो मैच जीत जाएगी तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारा मतलब अपना घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, कंडीशन रख रहा है। जैसे अगर कोई पर्सन कहता है कि मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा अगर तुम सी की बेटी से शादी कर लोगे। अब सी के पिता जो है उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन रख दी है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। 26 में बता रखा है फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। मतलब कि पहली वाली कोई शर्त रखी है उसे पूरा करना होगा। जहां पे कंडीशन लगा दी है कि आपको पहले ये कंडीशंस फुलफिल करनी होगी तो उसे माना जाएगा।
जैसे ए ने कंडीशन रखी बी से 5,000 रुपए देकर के सी डी ई की कंसेंट से वो मैरिज करेगा। ई की जो है वो वहां पे डेथ हो जाती है, वो सी और डी से कंसेंट ले लेता है, तो वहां पे जो बी की मैरिज है उसे वैलिड समझा जाएगा। यह समझा जाएगा कि उसने जो है वो सभी से कंसेंट ले ली है। सेक्शन 27 है कंडीशनल ट्रांसफर टू वन पर्सन कपल्ड विद ट्रांसफर टू अनदर ऑन फेलियर ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन। इसमें कहा गया है कि एक पर्सन को कंडीशनल ट्रांसफर किया जा रहा है, और ऐसे ट्रांसफर के साथ में क्या होता है, मतलब दो पर्सन को ट्रांसफर किया, एक क्या होता है फेल्ड हो जाता है, तो वो दूसरे पर्सन के पास चला जाएगा। यहाँ पे जो ट्रांसफर होता है वो कंडीशनल होता है, उसके साथ में एक दूसरा कपल जुड़ा होता है। जैसे मान लो अगर पहले वाला इंटरेस्ट फेल हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरे के पास चला जाएगा, तो इसे कहते हैं एक छुपा हुआ डिस्पोजिशन। मतलब एक ऐसे पर्सन को डाल दिया जाएगा, डिस्पोजिशन में डाल दिया जाएगा कि अगर एक पर्सन वहां पे फेल्ड हो जाता है तो वो दूसरे के पास चला जाएगा। एग्जाम्पल है, ए बी के नाम पे 500 रुपए ट्रांसफर करता है, और 500 रुपए की कंडीशन ये है यहाँ पे उसको एक क्या करना पड़ेगा, लीज को 3 महीने के अंदर एग्जीक्यूट कराना होगा। अगर वो 3 महीने के अंदर लीज एग्जीक्यूट नहीं कराता तो वो क्या होगा, वो सी के पास चली जाएगी। जैसे आपने देखा होगा जब कभी भी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो कोई पर्सन क्या करता है, वो बयाना दे जाता है, जैसे 10,000 रुपए दे गया, 5,000 रुपए दे गया, तो वहां पे हम उसको एक डेट देते हैं, हम उससे कहते हैं कि अगर आप 10 तारीख तक सारे पैसे दे जाओगे तो ये आपके पास चली जाएगी, अगर आप 10 तारीख तक सारे पैसे नहीं दोगे तो हम आगे इसको किसी और को बेच देंगे। तो यहाँ पे यही बात कही गई है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको। 27 डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन। 28 अल्टेरियर ट्रांसफर कंडीशनल ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट। जब प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर होती है तो साथ में एक कंडीशन लगा रहा है, अगर कोई ऐसा जो है अनसर्टेन इवेंट होगा तो प्रॉपर्टी किसी और के पास जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। तो इसमें भी एक यहाँ पे कंडीशन लगा रहा है कि अगर ऐसा होगा तो जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। नेक्स्ट आता है 29 फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट। अगर कोई ऐसी कंडीशन लगाई है जो कि जिस पर्सन के नाम से लगाता है वो फुलफिल नहीं करता है। जैसे ए जो है वो 500 रुपए ट्रांसफर करता है बी को, उसको जब मेजोरिटी के टाइम या शादी के टाइम मिलेंगे, मतलब उससे कहता है कि जब तुम 18 साल के हो जाओगे और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तब तुम्हें ये मिल जाएंगे। लेकिन बी क्या होता है, वो 18 साल का होने से पहले ही मर जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक जो कंडीशन लगाई है वो क्या हो जाएगी, एक तरह से मतलब वो खत्म हो जाएगा। और अगर वो मान लो उसने जो है मेजोरिटी गेन कर ली है तब उसको जो है वो पैसे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 35 आया है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन बोलते हैं इसको, इलेक्शन व्हेन नेसेसरी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इलेक्शन होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है या इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। तो इलेक्शन में क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, जहां पे हमें दो चीजों में से एक को चुनना होता है। जैसे ए बी से कहता है कि तुम अगर मुझे 50 लाख रुपए दोगे तो मैं सी को जो है घर ट्रांसफर कर दूंगा। तो या तो यहाँ पे उसके पास एक ऑप्शन है, मतलब दो ऑप्शन है, वो एक चूज कर सकता है, या तो वो पैसे ले सकता है या फिर घर ले सकता है, एक चीज को एंजॉय कर सकता है। जैसे आपके पास एक बाइक है, आप दूसरे पर्सन को बोल रहे हो कि मैं अपनी बाइक बेचना चाह रहा हूँ 1 लाख रुपए में, तो वो पर्सन आपको 1 लाख रुपए दे देता है। लेकिन अगर आप अपनी बाइक उसको नहीं देते हो तो उसको इलेक्शन नहीं कहा जाएगा। इलेक्शन में क्या होता है, आपको एक चीज को चुनना पड़ता है, आपको पैसे के बदले में दूसरी चीज मिलती है। आप एक साथ दो चीजों को एंजॉय नहीं कर सकते, आपको सिर्फ एक ही चीज को एंजॉय करना होगा। ये किस पे लागू होता है, जितनी भी सेल डीड होती हैं, विल होती हैं, जो नेचुरल प्रिंसिपल पर जितनी भी चीजें बेस्ड होती हैं उन पर। आपने देखा होगा जब कोई भी जो अपनी जमीन ट्रांसफर करता है दूसरे पर्सन को, तो वहां पे क्या करता है, वो पैसे लेता है और पैसे के बदले में जो है पैसे के बदले में उसको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे वो एक चीज को एंजॉयमेंट करेगा, दोनों चीजों को एंजॉयमेंट नहीं करेगा। एग्जाम्पल है इसमें, सुल्तानपुर के अंदर एक फार्म होता है सी का,
उसकी जो वैल्यू होती है वो 800 रुपये की होती है। ए ने उसे गिफ्ट की रिटर्न में कि बी को ये ट्रांसफर करेगा, और राइटिंग में ही वो सी को 1000 रुपये देगा। तो सी कहता है कि अपना फार्म रखेगा, तो यहाँ पे वो 1000 रुपये को छोड़ देगा। मतलब या तो वो पैसे ले सकता है या फिर घर ले सकता है, सिर्फ एक ही चीज को ले सकता है। नेक्स्ट है 36। 36 में बता रखा है कि जहां पे कोई पर्सन जो है वो प्रॉपर्टी बेच रहा होता है और उसके अंदर से जो इनकम जनरेट होगी तो वो कैसे डिवाइड होगी। जैसे मान लीजिए 4 पर्सन है, उनकी एक ही प्रॉपर्टी है। अब वो एक पर्सन उसमें से प्रॉपर्टी बेच दे रहा है, तो उसका जो शेयर है, जो उसकी इनकम है, वो कैसे जनरेट होगी, कैसे डिवाइड होगी, इसके बारे में बता रखा है। 37 है। 37 में बता रखा है कि जहां पे क्या होता है, सेम प्रपोर्शन में उसको डिवाइड करना होता है। जहां पे कुछ ऑब्लाइगेशंस होते हैं कि अगर 37 में बताया गया है कि अगर कोई टैक्स वगैरह लगा है तो उसकी जो होगा वो उस पर बेस्ड होगा कि पहले वो टैक्स देना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही उसको डिवाइड किया जाएगा। 38 में बता रखा है कि कुछ सरकमस्टांसेस में ही ट्रांसफर जो होगा वो दूसरे पर्सन के नाम होगा। यहाँ पे मतलब जैसे सर्टेन सरकमस्टांसेस के अंदर ही होगा। जैसे ए जो होती है वो हिंदू विडो होती है, हस्बैंड ने जो है भाई बहन छोड़ दिए। ए बोलती है कि जितना हस्बैंड छोड़कर गया है प्रॉपर्टी में मैं मेंटेनेंस नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है वो मुझे दे दो, मैं इसको बेच दूंगी। तो वहां पे जिसके जो उसके हस्बैंड के हिस्से में जितनी भी प्रॉपर्टी आती है तो वो उसको बेच देती है, क्योंकि वो अपना मेंटेनेंस नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे क्या माना जाएगा कि वो गुड फेथ में ऐसा कर रही है। तो यहाँ पे सरकमस्टांसेस ऐसी बन गई थी जहां पे उसको प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना पड़ा। 39 में बता रखा है ट्रांसफर वेयर थर्ड पर्सन इज इंटाइटल टू मेंटेनेंस। अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया, जो बेनिफिट आ रहा है वो थर्ड पर्सन को मिलना था, थर्ड पर्सन का राइट था प्रॉपर्टी में जो है ये, मतलब जो ट्रांसफर हो गई है, तो पहले क्या किया जाएगा, उसे पहले नोटिस भेजा जाएगा, उसे पहले बताया जाएगा। 40 है बर्डन ऑफ ऑब्लाइगेशन इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ लैंड। इसमें बताया गया है कि जब कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो किस किस पर वैलिड रहेगी। जैसे कि घर बेचा और बोला, ये भी बोला साथ में कि जो ये बिल्डिंग है ये मेरी है, इसमें कोई भी विंडो मत खोलना, ये सब वगैरह। तो वहां पे कुछ तो वैलिड होंगी जो कि उसकी ओनरशिप में आएंगी और कुछ वॉइड होंगी। 41 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑस्टेबल ऑनर कहते हैं इसे। 41 में ये बता रखा है कि अगर कोई पर्सन देखने में तो मालिक लग रहा होता है लेकिन वो मालिक नहीं होता है, ऑस्टेंसिबल ऑनर। जैसे कि एक पर्सन लग रहा है कि ये इसकी प्रॉपर्टी का जो है मालिक है, लेकिन वो होता नहीं है। तो जब कोई पर्सन जो है, जब किसी और के नाम से जो है कुछ खरीद लेते हैं और उसका जो रियल ऑनर होता है उसकी जो कंसेंट होती है वो उसको ट्रांसफर करेगा, या तो है वो एक्सप्रेसली होगा या फिर इम्प्लाइडली होगा। इसमें केस है राम कुमार वर्सेस कवाइन। कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी को ऑथराइज्ड कर रखा है तो थर्ड पर्सन क्लेम नहीं करेगा। दूसरा केस है जय दलाल वर्सेस बीबी हाजरा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि इन चीजों को देखा जाएगा कि ये ऑस्टेंसिबल ऑनर है या नहीं है। नेक्स्ट है 42 है ट्रांसफर बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू रिवोक फॉर्मर ट्रांसफर। जब कोई पर्सन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है तो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर को रिवॉक कर सकता है, कंसिडरेशन के लिए कंडीशन के पूरा होने पर रिवॉक कर सकता है। जैसे मान लो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बोला कि आप जो है मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। अब वो सारे पैसे नहीं दे रहा है, उसने एक डेट बताई थी कि इस डेट को मैं सारे पैसे दे दूंगा, तो वो क्या कर सकता है, ट्रांसफर को इनवॉक भी कर सकता है, उसको खत्म भी कर सकता है। 43 इंपोर्टेंट है, बहुत बार आया है, ट्रांसफर बाय ऑथराइज्ड पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर्स इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ट्रांसफर। इसमें कहा गया है कि जहां पे कोई इंसान क्या करता है, फ्रॉडुलेंटली धोखाधड़ी करके या गलती से खुद को ऐसा दिखाता है कि ये चीज मेरी है और ऐसा बोलता है कि मुझे ऑथराइज्ड कर रखा है,
जिसको बेचा जा रहा है, तो वहां पे उसने इंटरेस्ट ले लिया हो और पर्सन ने फ्यूचर में ऐसा होता है कि वो उसको पूरा मिल जाता है, तो वो जो पर्सन होता है वो प्रॉपर्टी ले सकता है। तो यहाँ पे इस ट्रिपल की डॉक्ट्रिन जो है वो बेस्ड हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए जो है वो एक हिंदू है जो अपने फादर के साथ सेपरेटेड हो गया है, मतलब फादर से अलग हो गया है। वो 3 प्रॉपर्टी बेचता है, एक्स वाई जेड, और रिप्रेजेंट करता है कि सी को के मतलब ये मैं बेच सकता हूँ। और जो जेड प्रॉपर्टी होती है जिससे वो बिलोंग नहीं करता, एक्स वाई करता है, तो वहां पे वो क्या करता है, कहता है कि मैं इसमें से दे दूंगा। तो वहां पे ऐसे क्या करता है, उसको फ्रॉडुलेंट माना जाएगा। जैसे मैं सीधा सा एग्जांपल समझाती हूँ। एक पर्सन है, उसको किसी के पैसे देने थे, वो कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी से ले लेना, ये प्रॉपर्टी भी मेरी है, बी प्रॉपर्टी भी मेरी है, सी प्रॉपर्टी भी मेरी है, जबकि उसके पास सिर्फ ए ही प्रॉपर्टी थी, बी और सी उसकी नहीं थी। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो पर्सन जो है धोखाधड़ी करके जो है उसको धोखा दे रहा है। तो उसने उसके जितने पैसे बोला था उसे उसको इतने पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ स्टपल अप्लाई हो जाता है। पूछा जाता है कौन से सेक्शन में डॉक्ट्रिन ऑफ स्टपल है, सेक्शन 43। नेक्स्ट है ट्रांसफर बाय को ओनर, जहां पे को ओनर आ जाते हैं, बहुत सारे ओनर आ जाते हैं। जब इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, 2 ओनर होते हैं और उन को ओनर में से कोई भी अपना शेयर किसी भी पर्सन को ट्रांसफर करता है, तो उसके पास सेम राइट आ जाएंगे, उस प्रॉपर्टी को एंजॉयमेंट कर सकता है। जैसे एक पर्सन ने क्या करा, अगर वो मालिक है, 2 पर्सन है वो मालिक है, वो क्या कर रहे हैं, अपना जो शेयर है वो किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो दोनों के पास जो है सेम राइट आ जाएंगे कि वो प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट है 45 जॉइंट ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन। जब कोई पर्सन एक से ज्यादा लोगों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया वहां पे कंसिडरेशन लिया, तो किसके पास कितना राइट है, किसके पास कितना शेयर है, उसका राइट ये सब बताता है जॉइंट ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन। 46 है ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन बाय पर्सन हैविंग डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट। तो इसमें बता रखा है कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है कुछ कंसिडरेशन के लिए, तो कंसिडरेशन भी वहां पे सभी को इक्वल मिलेगा। 47 ट्रांसफर बाय को ओनर ऑफ शेयर इन कॉमन प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी में 2 से ज्यादा को ओनर होते हैं, तो जितनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी तो वहां पे क्या होगा, उन लोगों को बराबर बराबर का शेयर मिलेगा। सेक्शन 48 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी ऑफ राइट्स क्रिएटेड बाय ट्रांसफर। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी। कुछ प्रॉपर्टी में राइट का ट्रांसफर किया जाता है, कई सारे राइट जो होते हैं वो एक साथ होते हैं। जैसे मैंने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दिया और 10 दिन के बाद में फिर दूसरे को, फिर 10 दिन के बाद में तीसरे को। तो जब पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो जिसने सबसे पहले पैसे दिए थे उसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो जो सबसे पहले आएगा उसे सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 49 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफरी राइट अंडर पॉलिसी। ट्रांसफरी को ट्रांसफर की गई प्रॉपर्टी फायर के द्वारा या फिर हानि के द्वारा अगर क्या हो जाता है, वो जल जाती है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो अगेंस्ट एनी लॉस और डैमेज बाय फायर है। जैसे आपने किसी को प्रॉपर्टी दी है, आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को दी, आपने पहले से ही उसमें इंश्योरेंस करा रखा था कि अगर ये मेरा घर है या फिर ये मेरी प्रॉपर्टी है, अगर ये जल जाएगी तो मुझे गवर्नमेंट इतना क्लेम देगी। तो जब आप किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो उसका जो इंश्योरेंस होता है वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब कि अगर दूसरे पर्सन ने आपकी प्रॉपर्टी ली, जल जाती है उसकी या फिर कुछ हो जाता है, तो वहां पे वो उस इंश्योरेंस का क्लेम ले सकता है अगर उसमें मेंशन कर रखा होगा, जो डीड बनाई है उसमें मेंशन कर रखा होगा तभी लेगा, वरना नहीं। 50 में बता रखा है रेंट बोनाफाइड पेड टू होल्डर अंडर डिफेक्टिव टाइटल। कोई रेंट है जो बोनाफाइड है, ऐसे पर्सन को ट्रांसफर किया है जो कि डिफेक्टिव टाइटल के अंडर आता है। जैसे ए ने बी को दिया 5,000 रुपए रेंट पर,
पर अपना मकान बेच दिया बी को, तो यहाँ पे रेंट लेता रहता है, तो यहाँ पे उसे क्या कहा जाएगा, अनफेयर कहा जाएगा। नेक्स्ट है 51, इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय बोनाफाइड होल्डर अंडर डिफेक्टिव टाइटल्स। तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे जो रेंट पर था, ए ने बी को ट्रांसफर किया, बी ने सोचा ऑब्सोल्यूट राइट था, परंतु वो जो होता है इम्प्रूवमेंट कर दिए, जैसे कि किसी थर्ड पर्सन को उस पर डाल दिया, या फिर उस पर्सन ने क्या करा है, उसका टाइटल जो है किसी और को ट्रांसफर कर दिया है। सेक्शन 52 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडिस। जहां पे क्या होता है, एक पेंडिंग लिटिगेशन होती है, जहां पे कोई सूट जो होता है वो पेंडिंग में होता है। अगर कोर्ट में कोई सूट पेंडिंग है तो आप उसको सेल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट चल रहा है और केस जो है उस पर अभी कोई भी डिसीजन नहीं आया है, तो आप तब तक जो है उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोर्ट परमिशन दे तब वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसके एसेंशियल है कि सूट जो होना चाहिए वो पेंडिंग में होना चाहिए और राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है। सूट जो है वो कल्यूजिव मतलब फर्जी ना हो। इसमें केस था बेलमी वर्सेस सवाइन, और एक केस और था फैयाज हुसैन केस। तो इसमें भी ये कहा गया था कि जब तक किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, अगर वो जो है उसके कोई भी लिटिगेशन अगर पेंडिंग में है। 53 में बता रखा है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। किसी पर्सन की प्रॉपर्टी थी, उसने जो डेब्ट लिया था, मतलब जो ब्याज वगैरह लिया था, कर्जा लिया था, पर बायर को नहीं बताया, धोखे से बेच दिया, तो यहाँ पे कहा जाएगा फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। जैसे एक पर्सन ने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी पे 20 लाख रुपए का लोन ले लिया। लोन लेने के बाद में वो अगले दिन किसी थर्ड पर्सन को भेज देता है, जबकि उसको नहीं बता रहा, सारी चीजें नहीं बता रहा कि मैंने इस पे इतना कर्जा ले रखा है, तो उसे कहेंगे फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। 53A बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बिल्डर है, बहुत सारे फ्लैट बनाए उसने, हम उसमें फ्लैट लेना चाहते हैं। फ्लैट जो है वो 50 लाख रुपए का है। हमने उससे एग्रीमेंट कर लिया कि 25 लाख रुपए अभी देंगे, 25 लाख रुपए जो है हम 6 महीने बाद देंगे, और उस टाइम जो है कब्जा दे देंगे और रजिस्ट्री भी करा देंगे। तो 6 महीने बाद में क्या होता है, जैसे हमारा मूड बदल जाता है, हम कहते हैं अब इस जमीन की कीमत तो जो है वो 1 करोड़ रुपए हो गई है, तो हम यहाँ पे जो है मतलब अपना मूड चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट तो होता नहीं है। तो वहां पे वो पर्सन क्या करेगा, वकील से कंसल्ट करके सेक्शन 53A का सूट फाइल कर सकता है, बोल सकता है कि मैंने आधे चीज के तो पैसे दे दिए हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, आधे परफॉर्मेंस की मैंने पैसे दे दिए हैं, तो मुझे या तो मेरे पैसे दिलवाओ या फिर वो बिल्डिंग मुझे दिलवाओ। तो यहाँ पे 53A का प्रोटेक्शन लेकर जो है उसको फ्लैट को रोक सकते हैं। ये बात कही गई थी मूलचंद्र बखारू वर्सेस अनदर, 2002 का ये केस था। इसमें कहा गया था कि अगर ओरल एग्रीमेंट किया गया है कि मैं तुम्हें ट्रांसफर करूंगा और पैसे देना है, जब पार्टी ने कब्जा ले लिया, 53A प्रोटेक्शन लेने गए हम, तो कोर्ट ने कहा कि रिटर्न एग्रीमेंट कंपलसरी है। मतलब कोर्ट ने इसमें ये कहा कि रिटर्न एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो इसके लिए एसेंशियल ये है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या एग्रीमेंट हो रहा है तो वो राइटिंग में होना चाहिए, रिटर्न में नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने हमसे क्या करा है, एग्रीमेंट नहीं करवाया राइटिंग में, हमने उससे पैसे ले लिए, 25 लाख रुपए ले लिए, हम उससे कह रहे हैं 25 लाख रुपए आप बाद में दे देना, अब उसके पास कोई प्रूफ नहीं है तो वो साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे राइटिंग में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है 54। 54 बताता है सेल के बारे में, यानी कि जमीन को जो बेचते हैं उसके बारे में बता रहा है। सेल एक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है। सेल में क्या होता है, हम ओनरशिप को ट्रांसफर कर देते हैं, जबकि जो लीज होता है, मॉर्गेज होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं करते। सेल में कि हम क्या करते हैं, किसी पर्सन से हमने पैसे लिए, उसके नाम रजिस्ट्री करा दी, तो क्या होता है, एब्सोल्युटली ट्रांसफर दूसरे पर्सन के नाम हो जाता है।
सेल के लिए क्या जरूरी होती है, एक सेलर होता है, एक बायर होता है, एक खरीदने वाला होता है, एक बेचने वाला होता है। सेलर को कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, मतलब जो पर्सन जो सेल कर रहा है, जमीन बेच रहा है, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। जो बायर होता है वो माइनर भी हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या जो बायर होता है वो माइनर हो सकता है या नहीं। तो अगर किसी बायर को, माइनर है वो, उसको उसके फेवर में सेल कर रहे हैं तो वैलिड होगा। लेकिन लीज में क्या होता है, लीज में एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वहां पे माइनर जो है माइनर को नहीं कर सकते। इसमें बताया गया है कि जो इसके सब्जेक्ट मैटर क्या होंगे, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो होनी चाहिए, और सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए। इसमें कंसिडरेशन दिया जाता है, मतलब एक पर्सन पैसा देगा, दूसरा पर्सन जमीन नाम करा देगा, और इसमें एब्सोल्यूट ट्रांसफर होता है। अगर 100 रुपए या 100 रुपए से ज्यादा की कोई चीज है तो उसको रजिस्टर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं फ्यूचर में दे दूंगी, तो इस केस में मेरा कोई भी इंटरेस्ट या फिर चार्ज नहीं होगा। सेक्शन 55, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेल। बायर और सेलर के राइट्स और ड्यूटीज बता रखे हैं। तो जो सेलर जो चीज दे रहा है, मटेरियल डिफेक्ट का अगर उसे पता है तो वो बायर को बताएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी में कोई डिफेक्ट है, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं बायर को बताऊं। डिफेक्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कितने तरह के डिफेक्ट होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है लेटेंट और एक होता है पेटेंट। पेटेंट वो होता है जिसको हम देख सकते हैं। लेटेंट में क्या होता है, जिसको देख नहीं सकते। तो जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो बायर की रिक्वेस्ट पर एग्जामिन करेगा। जैसे बायर ने कहा कि मुझे ये प्रॉपर्टी सारी दिखाओ, तो उसे दिखाना पड़ेगा। अगर वो प्रॉपर्टी के बारे में कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको बताना पड़ेगा। अगर पेमेंट तय हो गई है तो बायर कहता है सेलर को कि इस दिन पैसा देना है, तो बायर को उस दिन देना पड़ेगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बायर को दिखाने पड़ेंगे, बायर को पोजीशन देना पड़ेगा। अगर रेंट से रिलेटेड है तो उसको सारा रेंट बताना पड़ेगा। और सेलर क्या क्या इंटाइटल होता है, जब तक ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी सेलर के पास राइट है कि वो क्या कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रख सकता है, जब तक वो पूरे पैसे ना दे दे। और बायर किस लिए इंटाइटल है कि ड्यूटी टू डिस्क्लोज, मतलब कि उसका जानने का अधिकार है कि आखिर ये जो प्रॉपर्टी है ये कैसी है, और अगर उसके पीछे कोई हानि हो सकती है तो उसे वो सब चीजें जानने का भी अधिकार होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 56। 56 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मार्शलिंग के बारे में बता रखा है, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। 81 भी सेम है, दोनों मार्शलिंग पे डिपेंड करते हैं। तो मार्शलिंग क्या होता है, अगर किसी पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी एक पर्सन को मॉर्गेज कर दी, और फिर वो सेम प्रॉपर्टी जिसको मॉर्गेज की है वो आगे किसी और को मॉर्गेज कर देता है, तो उसे कहेंगे हम मार्शलिंग। सेक्शन 56 पर उसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज की होनी चाहिए, और प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेज करता है, तो इसके बारे में जो आगे के जो प्रोविजंस बता रखे हैं वो 81 में बता रखे हैं। तो मार्शलिंग क्या होता है, एक पर्सन को हमने मॉर्गेज की, उसने आगे किसी और को मॉर्गेज कर दी। एग्जाम्पल, ए के पास 3 प्रॉपर्टी है, XYZ। तीनों प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करता है। बी के पास 20,000 रुपए के लिए एक्स प्रॉपर्टी को ए सी को बेच देता है। 20,000 रुपए उसके ड्यू होते हैं, परचेजर है, तो वो कह सकता है YZ उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे रिकवर करे। अगर नहीं देता तो उसके खिलाफ हम सूट फाइल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सेक्शन 58, इंपॉर्टेंट है, 57 नहीं। 58 जो है चैप्टर 4 में है। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि ये जो इसके जो हेडिंग है, ऑफ मॉर्गेजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड चार्जेस, तो 58 की सबसे पहले हेडिंग में एक वो बता दिया जाता है टर्म कि कौन सा सही है। तो सही है सबसे पहले मॉर्गेज, यानी कि सबसे पहले मॉर्गेज आता है, फिर मॉर्गेजर आता है, फिर मॉर्गेजी आता है, फिर मॉर्गेज मनी आती है, फिर मॉर्गेज डीड आता है। यानी कि मॉर्गेज में क्या क्या होता है, सबसे पहले मॉर्गेजर होता है जो किसी प्रॉपर्टी को बंधक रख रहा है, फिर आता है मॉर्गेजी जो उस प्रॉपर्टी को ले रहा है, फिर आता है मॉर्गेज मनी यानी कि जो मनी प्राप्त कर रहा है, फिर आता है मॉर्गेज डीड, उसके बारे में डीड करा देते हैं। तो यही बता रखा है। अब इसमें क्या बता रखा है कि किसी पर्सन को जैसे पैसा उधार दिया,
और वहां पे क्या कर रहा है, वो प्रॉमिस कर रहा है कि लौटा देगा। अगर नहीं देता है तो हम कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं कि हमारा पैसा नहीं मिला। जिसको पैसा दिया है अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है या फिर पैसा नहीं है, अगर हम उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको भी क्या कर सकते हैं, मॉर्गेज पे रख सकते हैं। और कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मॉर्गेज में क्या होता है, हम बंधक रखते हैं किसी चीज को, जैसे कि हमें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें 5 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन हमारे पास प्रॉपर्टी है। हम किसी पर्सन से क्या बोल रहे हैं, तुम हमारी प्रॉपर्टी ले लो, हमें 5 लाख रुपए दे दो, और जब तक हम तुम्हारे पैसे नहीं लौटा देते तुम हमारी प्रॉपर्टी मत लौटाना। तो इसे ही कहते हैं मॉर्गेज। मॉर्गेज हमेशा कैसे होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। मॉर्गेज कितने तरह के होते हैं, 6 टाइप के मॉर्गेज होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मॉर्गेज कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट बता रखा है सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है, इसमें डिलीवरी नहीं करते, मतलब कि इसमें एक डीड तैयार करते हैं जिसमें लिखते हैं कि अगर पैसा देने में फेल हो जाता है तो प्रॉपर्टी को हम बेच देंगे। जैसे कि इसमें क्या कर रहे हैं, पोजीशन नहीं दिया है। जैसे किसी पर्सन से हमने कहा कि 5 लाख रुपए जो है आप हमें दे दो, हम आपको अपनी प्रॉपर्टी दे देंगे। हमने अपना पोजीशन उसको नहीं दिया, हमने उससे 5 लाख रुपए ले लिए। वहां पे हमने क्या कर दिया है, एक पेपर तैयार करवा दिया, डीड तैयार करवा दिया कि अगर ये पैसे नहीं दे पाता है तो इसकी प्रॉपर्टी को जो है हम ट्रांसफर कर देंगे, उसको बेच देंगे। सेकंड आता है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, जहां पे कंडीशन लगा देते हैं। जैसे प्रॉपर्टी को बेच दिया, पर यहाँ पे पॉइंट ये रखा कि अगर जिसको उधार दिया है अगर प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर की तो ये सेल जो है वो वाइड हो जाएगा। तो जहां पे हम क्या करते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे हमने डीड के अंदर एक कंडीशन लगा दी, जब हम रजिस्ट्री कर रहे हैं तो हमने वहां पे मॉर्गेज डीड कर रहे हैं तो कंडीशन लगा दी है कि आपको हम दे तो रहे हैं लेकिन पॉइंट रख रहे हैं कि अगर उधार नहीं दिया तो हम इसको जो है आगे जो है सेल कर देंगे, तो वो वाइड होगी, जहां पे कंडीशन लगा दी जाती है। थर्ड है यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज, जिसमें पैसा दे दिया, उसके पास जैसे बहुत सारे मकान होते हैं और दुकान है तो रेंट मिलता रहता है, उनसे उस प्रॉपर्टी को उसको ट्रांसफर कर दिया गया है, तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि रेंट कलेक्ट करते रहिए। जैसे एक पर्सन ने क्या करा है, किसी दूसरे पर्सन को जो है अपना घर दे दिया है, यहाँ पे किसी को अपना घर दे दिया है और उसको बोला कि एक कमरे में तुम रहते रहो और बाकी कमरे का जो हम क्या कर रहे हैं, बाकी पे हम जो है रेंट पे दे देते हैं। तो वो क्या कर रहा है, वहां पे रेंट कलेक्ट कर रहा है, तो उसे कहते हैं यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज। ई में बताया गया है इंग्लिश मॉर्गेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंग्लिश मॉर्गेज। इसमें कहा गया है कि जो पर्सन जिसको पैसा दिया गया है वो एब्सोल्यूट तरीके से ट्रांसफर कर देता है। तो जो पैसा अगर जिसको लौटा देगा, अगर वो पैसा लौटा देगा तो प्रॉपर्टी वापस उसके पास चली जाएगी एज अ रजिस्ट्री, इसे कहते हैं इंग्लिश मॉर्गेज। नेक्स्ट है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। तो कुछ टाउन पर ही ये जो है फॉलो होता है, जहां पे गवर्नमेंट जो है वो परमिशन ग्रांट करती है कि मकान या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट किसी को दे दो, इसे कहते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज। क्वेश्चन पूछा जाता है इक्विटेबल मॉर्गेज किसे कहते हैं, तो टाइटल डीड को इक्विटेबल मॉर्गेज कहते हैं। जी में बताया गया है एमेलगस मॉर्गेज, जो भी मॉर्गेज हो रहा है तो वहां पे जो है कंबाइंड मॉर्गेज हो रहा है, मतलब ट्रांसफर भी नहीं की लेकिन फिर भी पैसा दे रहे हैं, तो इसे कहते हैं सिंपल और यूसुफ्रक्चरी का मिक्सचर। नेक्स्ट आता है सेक्शन 59 मॉर्गेज वेंट टू बी बाय एश्योरेंस। ये भी आया है 2015 में पीसीजे में। अगर जिस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रहे हैं उसका प्राइस जो है वो 100 रुपए से ज्यादा का होता है तो वहां पे सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से ही होगा, और साथ में 2 विटनेस भी चाहिए होंगे रजिस्ट्री के टाइम में, एश्योरेंस करने के लिए, बताने के लिए कि हाँ ये जो है ये वैलिड है। 59A में बताया गया है कि जो मॉर्गेजर होता है और जो मॉर्गेजी होते हैं तो वहां पर डायरेक्शन दे रखे होते हैं कि ये पर्सन जो है ये इंटरेस्ट इस टाइम प्राप्त कर सकता है। सेक्शन 60 बहुत बार आया है, राइट टू रिडीम। मॉर्गेजर जो होता है वो अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकता है, रिडीम का मतलब खत्म कर सकता है उस मॉर्गेज को, उसके ऊपर ये अधिकार है कि वो अपनी चीज वापस ले सकता है। अगर उसने जो है एक डीड तैयार करी, उसमें उसने लिखा है कि इस टाइम जो है
अगर 1 साल पूरा हो जाएगा तो मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लूंगा, तो वहां पे उसके पास राइट है कि वो मॉर्गेज को रिडीम कर सकता है, खत्म कर सकता है। वहां पे वो क्या करेगा, अगर कोई डॉक्यूमेंट है और उसमें लिखा है रजिस्टर्ड तरीके से, तो वो क्या कर सकता है, कोर्ट में भी जा सकता है, और अगर कोर्ट की अगर कोई डिक्री आती है तो वो भी दिखा सकता है। वैसे रिडीम का मतलब क्या होता है, एक तरह से क्लॉक, एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्लॉक क्या होता है, तो क्लॉक क्या होता है, जो रिडीम होता है उसमें अड़चन डालना। जैसे एक पर्सन कह रहा है अभी तो टाइम पूरा हुआ ही नहीं है, जबकि टाइम पूरा हो गया, तो वो क्या करता है, क्लॉक डालता है। क्लॉक, CLOG, क्लॉक। कंडीशन ऑफ सेल इन डिफॉल्ट, अगर 2 महीने के अंदर अंदर जैसे तुमने मुझे पैसा नहीं दिया तो प्रॉपर्टी सेल मान ली जाएगी। यहाँ पे क्या लगा रहा है, वो कंडीशन मान लगा रहा है। इसमें एक केस है गंगाधर वर्सेस शंकरलाल। इसमें कहा गया था कि 85 साल तक अगर रिडीम नहीं कर सकते, कोर्ट ने इसको क्लॉक नहीं मारा, पूरी तरह से वैलिड माना। नेक्स्ट है 60A, ऑब्लाइगेशन टू ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी इंस्टीड ऑफ फ्री ट्रांसफरेंस टू मॉर्गेजर। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी होती है उसके पास में जो है वो ट्रांसफर चला जाता है। नेक्स्ट आता है 62, इंपोर्टेंट है, राइट ऑफ यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज टू रिकवर पोजीशन। जो मॉर्गेजर होता है उसके पास ये राइट होता है कि प्रॉपर्टी का पोजीशन ले सकता है। जहां पर प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेजी ने क्या करा है, अपना इंटरेस्ट रिकवर कर लिया, तो मॉर्गेजर क्या कर सकता है, अपना पोजीशन ले सकता है। 3 साल तक के लिए दिया है तो मॉर्गेजर क्या कर सकता है, उसको वापस ले सकता है। 63, एक्सेशन टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी। कोई इम्प्रूवमेंट या फिर एडिशन होता है तो उसे एक्सेशन कहते हैं। जब प्रॉपर्टी मॉर्गेजी के पास है तो बेनिफिट मॉर्गेजी को मिलेगा या नहीं। जैसे लैंड टूटकर आपके खेत में आ गया तो मॉर्गेजर के पास ही आएगी। अगर एक्सेशन मॉर्गेज ने खुद ही पैसे ले रखे हैं तो मॉर्गेजी रख सकता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को अपनी प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेज पर दे दी, बराबर वालों का जो खेत है, बहुत तेज बारिश होती है, उसकी सारी मिट्टी आपके खेत में आ जाती है, तो वो मिट्टी किसके खेत में आई है, आपके खेत में आई है। जो मॉर्गेजी है, जिसने आपने जिसको बंधक रखी थी, वो उस चीज को एंजॉयमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो आपका राइट है, प्रॉपर्टी आपकी है। नेक्स्ट है 67। 67 इंपोर्टेंट है। 67 में है राइट टू फोरक्लोजर और सेल। फोरक्लोजर क्या होता है, जो मॉर्गेजर को अधिकार मिला है उसके लिए रिडीम को रोक देना। मतलब कि एक कोर्ट ने एक डिक्री कर दी है, पास कर दी है, तो डिक्री के जरिए क्या किया जाता है, मॉर्गेजर को ये राइट मिला होता है कि वो रिडीम को रोक सकता है। क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में कि फोरक्लोजर का राइट किसके पास होता है, मॉर्गेजर के पास होता है। मॉर्गेजी कोर्ट से कहेगा कि उसको रोक दिया जाए, तो इसमें जो सिंपल मॉर्गेज होता है तो वहां पे फोरक्लोजर नहीं कर पाएगा, सेल कर पाएगा लेकिन फोरक्लोजर नहीं कर पाएगा। अगर यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज है तो वहां पे ना सेल कर पाएगा ना फोरक्लोजर कर पाएगा। इंग्लिश मॉर्गेज है, ना फोरक्लोजर करेगा लेकिन सेल कर सकता है। एमएलगस में डिपेंड करता है। टाइटल डील्स में जो होता है सेल कर सकता है लेकिन फोरक्लोजर नहीं कर सकता। कंडीशनल में फोरक्लोजर पर सेल नहीं। 67A, मॉर्गेजी व्हेन बाउंड टू ब्रिंग वन सूट ऑफ सेवरल मॉर्गेजेस। जो मॉर्गेजर जो है, एक ही मॉर्गेजर द्वारा जो है अगर कुछ एग्जीक्यूट किया गया है, तो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा जो है प्रॉपर्टी उसके पास है, मॉर्गेज रखी हुई है, जिनमें से एक के सब्जेक्ट में उसे सेक्शन 67 के अधीन जो है वो डिक्री आ गई है और वहां पे जो दूसरे के पास नहीं आती है, तो वहां पे जो है एक पर ही हो सकता है, दूसरे पर नहीं हो सकता। 69 पूछा है, पावर ऑफ सेल व्हेन वैलिड। मॉर्गेजी जो है वो कब सेल कर सकता है, तो यहाँ पे प्राइवेटली जो है मॉर्गेजी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है जब सामने वाली पार्टी जो है वो ड्यू होगी। इसमें कहा गया है कि इंग्लिश मॉर्गेज होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं, मतलब होना चाहिए। और इसमें क्या बता रखा है कि एक्सप्रेसली होना चाहिए, जो भी होगा।
जो पर्सन है वो कैसा होना चाहिए, हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट। 69A ये भी आ चुका है। इसमें बताया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। एक रिसीवर अपॉइंट किया जाता है जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी में रहेगा, मॉर्गेजर के पास उसमें सारा रेंट मतलब कलेक्ट करने के लिए वो अकाउंट बना के रखेगा। 70 है एक्सेशन टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी। इंक्रीज मॉर्गेज प्रॉपर्टी में होता है, मतलब मॉर्गेजी इंटाइटल रहेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट में टर्म नहीं है। नेक्स्ट है 76। 76 आया है लायबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजर इन पोजीशन। मॉर्गेजर की क्या क्या, मॉर्गेजी के मतलब क्या क्या लायबिलिटीज होती है पोजीशन में। तो वो जो मॉर्गेजी होता है वो मैनेज करेगा प्रॉपर्टी को, जितना भी रेंट होता है वो वसूल कर सकता है, जितना कितना वो देना है, रिवेन्यू देना है वो भी वो खुद ही देगा। अगर उसकी रिपेयर करनी है तो वो भी खुद ही करेगा। जैसे एक पर्सन ने अपना घर जो है वो मॉर्गेज कर दिया है, तो अगर उसको लग रहा है कि ये घर में कहीं टूट फूट हो रही है तो वो रिपेयर भी करवा सकता है। अगर कोई इंजंक्शन है तो भी कर सकता है। अगर कुछ पेमेंट्स वगैरह है, उससे उसे कुछ पेमेंट्स मिल रही है तो वो अपने पास रख सकता है। अगर कोई बजट वगैरह है वो भी अपने पास रख सकता है। 79 मॉर्गेज टू सिक्योर अनसर्टेन अमाउंट व्हेन मैक्सिमम इज एक्सप्रेस्ड। इसमें एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक्स प्रॉपर्टी है, मुझे मॉर्गेज करनी है, तो मैं बैंक के पास जाऊंगी, बैंक को कहूंगी कि 50,000 रुपए चाहिए, बदले में आप मेरी प्रॉपर्टी ले लो। आज मैं 20,000 रुपए दे देती हूँ और मैं कहती हूँ बाकी जो होगा मैं फ्यूचर में दे दूंगी। फिर किसी और को मैं क्या करती हूँ, मॉर्गेज कर देती हूँ, मतलब मैं अपनी प्रॉपर्टी को फिर किसी और को मॉर्गेज कर रही हूँ। तो मैं उससे क्या कर रही हूँ, 10,000 रुपए ले रही हूँ एक हफ्ते के अंदर। तो वहां पे मैंने क्या करा है, बैंक को दे दिए हैं 30,000। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो मैक्सिमम अमाउंट होगा तो वो एक्स प्रॉपर्टी मेरी जो है वो देखी जाएगी, वो बैंक मुझसे ले सकती है प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 81 मार्शलिंग। जो हमने पीछे पढ़ा था उसी को इसमें आगे बता रखा है। जैसे ए के पास प्रॉपर्टी है एक्स वाई, दोनों प्रॉपर्टी बी को दे दी मॉर्गेज पर। बाद में क्या होता है, एक्स को सी को फिर से मॉर्गेज कर दी। ए ने पैसा नहीं दिया बी को, तो बी क्या करता है, वहां पे उसका फोरक्लोजर का राइट होगा। पर सी का भी राइट है कि आप पहले क्या कीजिए, एक्स से कीजिए, उसके बाद में मुझसे। नेक्स्ट है सेक्शन 91। 91 है पर्सन हु में सू फॉर रिडम्पशन। रिडम्पशन के लिए कौन सूट फाइल कर सकता है। जो मॉर्गेजर के अलावा बहुत सारे लोग हैं जो रिडीम करवा सकते हैं। जैसे कोई भी पर्सन जो मॉर्गेजी है, उसके अलावा जैसे जिसका कोई इंटरेस्ट उसमें क्रिएट हो रहा है, जिसको उससे चार्ज मिल रहा है, तो वो भी क्या कर सकता है, रिडम्पशन, मतलब उसको रिडीम करा सकता है। अगर कोई सिक्योरिटी दिया है कि तुम नहीं दोगे तो मैं वहां पे दूंगा, तो वहां पे उसको रिडीम करवा सकता है। अगर कोई पैसे का लेन देन है तो वहां पे वो पर्सन क्या करवा सकता है, रिडीम करा सकता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट करना, जैसे ए ने जो है वो बी को जो है मॉर्गेज की प्रॉपर्टी, किसी ने प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, रिडीम कर दिया, तो वहां पे राइट जो है अब सी के पास चला जाएगा। यहाँ पे दो तरह का सब्रोगेशन होता है, एक होता है लीगल सब्रोगेशन और दूसरा होता है कन्वेंशनल। तो जिसके पास कोई इंटरेस्ट, मतलब जो लीगल सब्रोगेशन होता है, जिसका इंटरेस्ट होगा पैसे देकर वो रिडीम करा सकता है। और कन्वेंशनल में होता है कि जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं था वो फिर भी क्या करवाता है, वो रिडीम करवा लेता है, तो उसे कहते हैं सब्रोगेशन। नेक्स्ट आता है प्रोहिबिशन ऑफ टैकिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है सेक्शन 100। सेक्शन 100 में बता रखा है चार्ज। चार्ज क्या होता है, ये इमोबल प्रॉपर्टी, जैसे मैं इमोबल प्रॉपर्टी रखूंगी तो मैं उधार दूंगी उसमें, तो जो उधार अगर मैं किसी को देती हूँ तो वो प्रॉपर्टी जो है वो वापस कर देगा, तो वो क्या होगा, वो ट्रांसफर कर सकता है। जो मॉर्गेज ना हो वो चार्ज होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे
मेरी नानी ने क्या करा है, कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी उन्होंने इंटरेस्ट की है, तो मैं क्या करती हूँ, अगर उसमें 20,000 रुपए का रेंट आ रहा है, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा रेंट आ रहा है, तो तब मैं क्या करती हूँ, उसको बेचना नहीं चाहती हूँ। मैंने अपनी बहन के साथ में एक एग्रीमेंट कर लिया कि मैं तुझे हर साल जो है वो मैं 50,000 रुपए देती रहा करूंगी। तो मेरी बहन का उस प्रॉपर्टी में क्या बन जाएगा, चार्ज बन जाएगा। इसे कहेंगे चार्ज। जहां पे थर्ड पार्टी का जो है इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है उसे कहते हैं चार्ज। जैसे कि अगर हमने मकान बेचा, रजिस्ट्री हमने करा दी, हम उससे बोलते हैं कि पोजीशन उसे हम कब देंगे, पोजीशन हम उसे तब देंगे कि जब वो जो हमें सारा पैसा लौटा देगा। तो वहां पे उस प्रॉपर्टी में उसका क्या बन जाएगा, चार्ज बन जाएगा। जैसे मॉर्गेज में अगर उधार देना जरूरी होता है तो चार्ज में क्या होता है, वहां पे प्रॉपर्टी के डिस्पोजिशन पर रोक लगा सकते हैं। जैसे एक्सेप्शन है इसका, जैसे ट्रस्टी पर जो होता है वो चार्ज नहीं होता। जैसे अगर कोई ट्रस्ट क्रिएट कर लिया है, कोई पर्सन अगर 18 साल से कम एज का है, उसके लिए ट्रस्टी बना दिया है, तो वहां पे उसका चार्ज नहीं होगा। ये इसका एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है सेक्शन 105 से लेके 117। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि लीज कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक है। तो 105 से लेके 117 तक है। लीज जो है वो हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। क्या होता है, जैसे एक तरह से किराएदारी। जैसे हम क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी को वहां पे हम परमानेंट ट्रांसफर नहीं दे रहे, लेकिन एक तरह से उससे हम प्रीमियम लेके जो है उसको कुछ टाइम के लिए प्रॉपर्टी दे देते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि जो ऑनरशिप होती है वो ट्रांसफर नहीं होती। जैसे कि मैं किसी पर्सन को क्या करती हूँ, मैं किसी पर्सन को अपना घर दे देती हूँ या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी को दे देती हूँ और उससे बोलती हूँ लीज पर। एक तरह से उसको बोल देती हूँ कि पट्टे पर दे रही हूँ और मैं कुछ टाइम के बाद में इसको ले लूंगी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन पूछा गया था 106 में से कि इसको कब ऐड किया गया था। सेक्शन 106 को इसको ऐड किया गया था 2003 में, 31 दिसंबर 2002 में इसको ऐड किया गया था। इसमें ड्यूरेशन बता रखा है कि लीज का कितना ड्यूरेशन होगा, जहां पे रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर लोकल यूजेस होंगे। तो अगर प्रॉपर्टी जो है वो किसी को लीज पर दी है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वहां पे टाइम जो है मेंशन नहीं किया है, तो वहां के जितने भी लोकल कस्टम्स वगैरह होते हैं उसके हिसाब से जो है लीज माना जाएगा। यहाँ पे अगर कोई रिस्पोंडेंट है वो दावा कर रहा है तो बर्डन जो है वो उसके ऊपर आ जाएगा। अगर ईयर टू ईयर का जो है वो लीज किया है तो वहां पे जो है नोटिस देना होता है 15 दिन का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ईयर टू ईयर का लीज किया है तो कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। अगर ईयर टू ईयर लीज किया है तो 15 दिन का नोटिस देना पड़ता है। अगर मंथली किया है तो वहां पे जो है नहीं, अगर ईयर टू ईयर किया है तो 6 मंथ का नोटिस देना पड़ता है, और अगर मंथली किया है तो 15 डेज का नोटिस देना पड़ता है। नेक्स्ट है 107, लीज हाउ मेड। लीज कैसे होगी। तो कोई भी जो लीज होती है वो रजिस्टर्ड होगी। कौन सी लीज जरूरी होती है, अगर ईयर टू ईयर होगी तो वहां पे जो है रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। अगर 1 साल से ज्यादा के लिए अगर आप किसी को लीज पे दे रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है। 108 में है राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेजर एंड लीजी। तो डीड में जितना भी लिखा होता है वो सारी उनकी लाइबिलिटीज होंगी, उसमें वो सब बाउंड होते हैं। जैसे हमने पीछे मॉर्गेज के लिए पढ़ा था, सेम ऐसे ही इसमें होता है। 109 भी आया हुआ है। 109 में है राइट्स ऑफ लेजर ट्रांसफरी। जो भी प्रॉपर्टी लीज पर दी गई है, अगर उसको ट्रांसफर कर देते हैं तो उसका जो पार्ट होता है वो किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर दिया है, तो वहां पे लाइबिलिटी खत्म नहीं होगी। जब तक जो लीजी है ट्रांसफर को इफेक्ट नहीं करता है तब तक जो है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 111 आया हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ लीज। इसमें कहा गया है कि अगर टाइम
ओवर हो जाता है तो वहां पे क्या कर सकते हैं, लीज को खत्म कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर कोई कंडीशन लगा रखी है कि किसी घटना के घटित होने पर, तो वहां पे भी जो है लीज को खत्म कर सकते हैं। जहां पे कोई इंटरेस्ट दोनों का आ गया है वहां पे भी खत्म कर सकते हैं। जहां पे कोई एग्रीमेंट किया कर रखा था कि ये एग्रीमेंट पूरा होने पर हम इसको खत्म कर देंगे, तब भी खत्म हो सकता है। अगर कोई थर्ड पर्सन आ जाता है या फिर अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो तब भी क्या किया जा सकता है, उसको डिटरमाइन किया जा सकता है। 112 में बता रखा है वेवर, वेवर ऑफ फॉरफीचर, मतलब जो लेजर होता है वो अपना राइट जो है वो खो देता है। वेवर का मतलब होता है हटाना। जैसे कंडीशन में क्या है, वो फोरफीचर है या फिर कंडीशन लगी है, जैसे कि इंसॉल्वेंट हो गया, जिस पर्सन को हमने लीज पर दी थी वो क्या हो जाता है, वो इंसॉल्वेंट हो गया है या फिर ऐसा होता है वो पागल हो गया है, तो वहां पे लेजर अपने आने वाले रेंट को एक्सेप्ट कर ले तो फोरफीचर वाले डे तक कर सकता है। जैसे रेंट के लिए अगर डिस्टेंस ले लेते हैं, ऐसा एक्ट जिससे पता चल रहा है कि लेजर ये चाह रहा है कि वो वेव करना चाह रहा है, तो वहां पे फोरफीचर हो जाएगा। 113 है वेवर ऑफ नोटिस टू क्विट। ये भी पूछा गया है कि अगर वो छोड़ देता है तो कब छोड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, नोटिस भेजा जाता है लेजर को, लेजी को उस लीज को एंड करने के लिए वो नोटिस कब खत्म होगा। तो जब कोई नोटिस दिया जाता है सेक्शन 111 में के एच के प्रोविजन में, तो वहां पे वेव मान लिया जाता है एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली। जैसे ईयर टू ईयर लीज किया है तो उसने 6 महीने पहले जो है नोटिस भेजा, अब वो 6 महीने जैसे ही पूरे हो गए वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लेगा। अगर मंथली है तो 15 दिन पहले नोटिस भेजा, तो वहां पे ये मान लिया जाएगा कि उसे नोटिस मिल गया है, अब वेव कर देगा वो। 114 है रिलीफ अगेंस्ट फॉरफीचर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। जब रेंट की पेमेंट नहीं करता है लीजी, मतलब लीजी से हमने कहा कि आप हमें जो है पैसा दो, अगर वो पैसा नहीं देता है तो वहां पे भी क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, वेव कर दिया जाएगा। 115 आया है इफेक्ट ऑफ सरेंडर एंड फॉरफीचर ऑन अंडर लीजेस। जब कोई इमोबल प्रॉपर्टी के लीज के इम्प्लाइड या एक्सप्रेसली जो है उसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो वहां पे सबलीज पर पड़ता है। जैसे लेजर के अंडर आ जाता है, जैसे रेंट जो है वो लेजर को देगा, अगर वहां पे कंडीशन लगी है तो वो चेंज नहीं होगी। लेजर ने अगर फ्रॉड किया है तो वहां पे फॉरफीचर हो जाएगा। जैसे कि हमने किसी को भरोसे पर जो है लीज पर किसी को जमीन दी, वो क्या कर रहा है, हमारी जमीन को आगे बेचने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे भी खत्म मान लिया जाएगा। 116 इफेक्ट ऑफ होल्डिंग आउट। लेजर जो होता है वो एक घर देता है, जैसे किराया जो है उससे वसूल कर सकते हैं, तो जब टाइम खत्म हो जाएगा तो उसको सरेंडर कर सकते हैं, उसको खत्म किया जा सकता है। तो वहां पे अगर वो टाइम खत्म हो गया है, उससे हमने कहा कि अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, अब तुम हमारे घर से निकल जाओ, वो फिर भी नहीं निकल रहा है, तो उसको क्या मान लिया जाएगा, ट्रेसपासर मान लिया जाएगा। 118 118 से लेके 121 तक जो है वो एक्सचेंज के बारे में बता रहा है। एक्सचेंज का मतलब होता है कि जहां पे एक चीज के बदले में दूसरी चीज लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास पैसा है, आपके पास प्रॉपर्टी है, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, तो यहाँ पे चीजों को क्या किया जाता है, एक्सचेंज कर दिया जाता है, इसे बोलते हैं एक्सचेंज। जब दो पर्सन जो है म्यूचुअली जो है ओनरशिप को ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसे कहा जाता है कि एक्सचेंज कर रहा है। एक पर्सन जो है वो मनी के बदले में कर रहा है, दूसरा पर्सन जो है वो प्रॉपर्टी के बदले में कर रहा है। इसमें केस था स्माइल साहब वर्सेस स्वाले, 1925 का एक केस था। एक पर्सन ने अपना घर बेच दिया था 1,500 रुपए में, उसको एक्सचेंज करने के लिए, और उसको जो रिटर्न करना था वो 1,000 रुपए करना था। तो जो 500 रुपए जो दिया गया था, कोर्ट ने कहा कि ये भी जो है एक्सचेंज है। 119 में बता रखा है राइट ऑफ पार्टी डिप्राइव्ड ऑफ थिंग रिसीव्ड इन एक्सचेंज। अगर एक पार्टी जो है वो डिप्राइव्ड हो जाती है कि आप मुझे कार देते हैं, मैं आपको प्रॉपर्टी देता हूं, तो जो लैंड है वो टाइटल है वो डिस्प्यूटेड है, तो कोर्ट में क्या कर सकते हैं, सूट में मतलब जो है वो कार जो है वो वापस ले सकते हैं, कॉम्पनसेशन का क्लेम कर सकते हैं। 121 एक्सचेंज ऑफ मनी। अगर मनी का जो है वो एक्सचेंज किया जाता है, जैसे मनी के एक्सचेंज पर हम क्या करते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी को क्या कहते हैं, गारंटी देते हैं। हम कहते हैं कि हम मनी के बदले में आपको ये दे रहे हैं, तो वहां पे एक्सचेंज ऑफ मनी कहलाता है। 122 से लेके 129 तक जो है वो गिफ्ट के बारे में बता रखा है।
कैसी गिफ्ट के बारे में? मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों का हो सकता है। तो अगर कोई पर्सन क्या करता है, वॉलंटरी जो है अपनी प्रॉपर्टी, मूवेबल या प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करता है, गिफ्ट में कभी भी कंसिडरेशन नहीं होता, बिना पैसों के होता है। इसमें क्या होता है, एक डोनर होता है जो देने वाला होता है, दूसरा पर्सन डोनी होता है जो कि एक्सेप्ट करता है। अगर डोनर अपनी प्रॉपर्टी डोनी को दे रहा है लेकिन वो पहले ही मर जाता है तो ऐसा जो गिफ्ट होता है वो वॉइड होता है। क्वेश्चन पूछा गया है ये। नेक्स्ट है 123, ट्रांसफर हाउ इफेक्ट, कैसा उसका ट्रांसफर का इफेक्ट पड़ेगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो सिर्फ रजिस्टर्ड ही होगा, वहां पे डोनर के साइन भी होने चाहिए और 2 विटनेस भी होने चाहिए। अगर मूवेबल है तो रजिस्टर्ड जरूरी नहीं है। जैसे मान लो मेरी एक 2 एकड़ की जमीन है, मैं किसी को गिफ्ट देना चाहती हूँ तो वहां पे मैं क्या करूंगी, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर मैं किसी को जो है अपना एक बॉक्स है, पेंसिल है, किसी को ट्रांसफर कर रही हूँ मूवेबल प्रॉपर्टी, वहां पे जरूरी नहीं है कि मैं उसको रजिस्टर्ड करूँ, मैं उसको ऐसी भी दे सकती हूँ। 124, गिफ्ट ऑफ एक्सिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी। अगर फ्यूचर जो प्रॉपर्टी होती है उसको गिफ्ट किया जाता है, तो अगर कोई फ्यूचर प्रॉपर्टी होती है उसको गिफ्ट किया जाता है तो उसको वाइड माना जाता है। जैसे मैं कहती हूँ कि अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो मैं जमीन खरीदूंगी और मैं उसे तुम्हें गिफ्ट कर दूंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, वो वाइड होगी। 125, गिफ्ट टू सेवरल ऑफ वूम वन डज नॉट एक्सेप्ट। इसमें कहा गया है अगर 2 या 2 से मतलब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन जो होते हैं वो डोनर होते हैं, अगर किसी चीज को जो है गिफ्ट में जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनके जो इंटरेस्ट में माना जाता है कि वो क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा एक तरह से। अगर जो डोनीज होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, अगर उसमें से एक्सेप्ट नहीं किया होता है तो उसे वॉइड मान लिया जाता है। 127 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ऑनरस गिफ्ट, दुर्भर दान। ऐसी कोई चीज जिसकी कीमत से उस पे ज्यादा बर्डन होता है। जैसे जमीन है 10 लाख रुपए की और मैंने उस पे लोन ले लिया है 20 लाख रुपए का, तो उसे क्या कहेंगे, ऑनरस प्रॉपर्टी। तो कुछ प्रॉपर्टी वहां पे क्या होती है, ठीक होती है, लेकिन कुछ पर जो होता है वो बर्डन उससे ज्यादा होता है, तो उसे ही कहते हैं ऑनरस प्रॉपर्टी। तो जैसे अगर कंपनी के शेयर होते हैं, शेयर देने होते हैं किसी पर्सन को, लेकिन उस पर जो बर्डन होता है, जो लोन ले रखा है वो बहुत ज्यादा होता है, तो उसे कहते हैं ऑनरस गिफ्ट। 128 में है यूनिवर्सल डोनी, ये भी बहुत बार आया है। उस पर्सन को कहा जाता है जिसको एक गिफ्ट के अंदर जो है सारी की सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। जैसे ए जो है अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है अपने पास ना रखकर बी को दे देगा, तो बी क्या कहलाएगा, उसका यूनिवर्सल डोनी कहलाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 131, नोटिस टू बी इन राइटिंग साइन। तो हर जो नोटिस होगा वो कैसा होगा, एक्शनेबल क्लेम का, वो राइटिंग में होगा और उसको साइन हुआ हुआ होना चाहिए, ट्रांसफरी के द्वारा, एजेंट के द्वारा या किसी के भी द्वारा। नेक्स्ट है 137, सेविंग ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये जो है, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ये उस पर अप्लाई नहीं होता है। ये जो चैप्टर है डिवेंचर्स पर, स्टॉक्स पर, शेयर पर, ये उन पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये हमारा पूरा टीपी एक्ट कंप्लीट हो गया है।